नमस्कार दोस्तों। यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपन टॉप एमसीक्यूज क्लास की जो अपनी अगली क्लास है इस पर आज करते हैं चर्चा। और यहाँ से आपका ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन है, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। इसमें यह कहा गया है कि किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। तो देखो दोस्तों, यहां से अगर बात करें सीधा सा ही सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं जो अनुसूची है, इस सातवीं अनुसूची के अंदर शक्ति विभाजन है। शक्ति विभाजन का उल्लेख जो है वो आपके सातवीं अनुसूची में है। और शक्ति विभाजन यहाँ किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और यहाँ से समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों का बंटवारा हुआ। और राज्य सूची के ऊपर जो कानून निर्माण है वो राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। यहाँ से तो आपका इसका जो जवाब रहेगा, ये पूछा है कि पुलिस और लोक व्यवस्था जो एक राज्य के विषय है, राज्य सूची के विषय है, तो इनको कौन सी अनुसूची की बात की है? यहाँ से सातवीं अनुसूची के अंदर इसका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। ठीक है। यहाँ से 12वीं जो आपकी अनुसूची है, इस 12वीं अनुसूची की बात करें तो आपका 74वां संशोधन 1992, 74वां संशोधन अधिनियम जो 1992 है, उसके तहत यहाँ नगर पालिका संबंधी 18 विषय 18 विषय यहाँ से ऐड किए गए हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची की यहाँ बात करें तो ये संविधान का पहला संशोधन था। संविधान का पहला संशोधन है। और इस पहले संशोधन में 1951 के अनुसार भूमि अधिग्रहण संबंधी भूमि भूमि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण संबंधी ये अनुसूची जोड़ी गई थी। आपकी कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों। यहां से मैं बात करूं 5वीं अनुसूची, तो इस 5वीं अनुसूची के अंदर कुछ आपके अनुसूचित जो क्षेत्र है, उस अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। अनुसूचित जो क्षेत्र के जो राज्य हैं, उन राज्यों के लिए यहाँ से क्या है? विशेष प्रशासनिक नियंत्रण का उल्लेख है। उनके लिए यहाँ विशेष प्रशासनिक नियंत्रण का उल्लेख आता है। कौन सी में? 5वीं अनुसूची के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर यहां से अपन चले। तो अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका यहां से है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है। तो यहां से आपको जो पूछा है वो पूछा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसी तिरंगे की जो डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहां से देखो, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि भारत के अंदर भारतीय जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को इन्होंने जो तिरंगा है, इस तिरंगा को भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को जो संविधान सभा ने जो स्वीकार किया, स्वीकृति प्रदान की है, ये 22 जुलाई 1947 को हुई थी। और भारतीय संविधान सभा में जो ध्वज समिति थी, तदर्थ जिसको झंडा समिति कहा है, तदर्थ झंडा समिति जिसे कहा, उस तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में तदर्थ झंडा समिति के क्या थे? संविधान सभा में अध्यक्ष थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे को स्वीकार किया संविधान सभा ने, वो 22 जुलाई 1947 को। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसकी डिजाइन तैयार करने वाले कौन थे? तो वो थे पिंगली वेंकैया।
यहाँ से इसकी डिजाइन जो तैयार करने वाले हैं, वो डिजाइन तैयार करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? पिंगली वेंकैया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर यहां से अपन चले तो अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ, अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पहली लाइन है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते। गलत बात है। जो राज्यपाल है उस राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो देश का राष्ट्रपति करता है। वो देश का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर काम करता है। तो यहाँ से दे रखा है मुख्यमंत्री के प्रसाद पद धारण करता है, ये पॉइंट यहाँ से गलत होगा। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को, ये भी गलत है। राज्यपाल जो है वो अपना इस्तीफा भी किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो यहां से अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी हमने पढ़ा है कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि 153 है, इसे 153 में क्या कहा? 153 में कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। 153 की बात है। ठीक है, तो यहां से इसका देखो सही कथन तो यही हो जाएगा। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 30 वर्ष, 30 नहीं है, न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के समय उसकी। अगले क्वेश्चन की ओर यहां चले। अगला क्वेश्चन आपका है यहां से, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है तो मैं सबसे पहले तो अगर भारत में कोई न्यायालय की बात करूं ना तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जनवरी 1774 में सबसे पहले तो भारत में अगर कोई न्यायालय की स्थापना हुई तो कहाँ हुई है? कलकत्ता के अंदर भारत में सबसे पहले न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद में कोई न्यायालय की स्थापना भारत में हुई तो वो 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत अप्रैल 1937 में आपके दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई है? स्थापना। दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद में भारत में बात करूं अंतिम अपीलीय न्यायालय की, तो भारत में अंतिम जो अपीलीय न्यायालय है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय यहां से 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय स्थापित हुआ है। अंतिम अपीलीय न्यायालय की यहाँ स्थापना हुई और अंतिम अपीलीय न्यायालय आपका कहाँ? ये दिल्ली में स्थापित हुआ था अंतिम अपीलीय न्यायालय, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+7 बराबर 8 की गई थी। जिसका मुख्य जो न्यायाधीश बनाया गया था पहला, वो आपका हीरालाल जेकानिया को आपका भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश यहां से बनाया गया था। तो आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पहले अंतिम सुप्रीम कोर्ट के रूप में आपकी पहले अंतिम जो अपीलीय न्यायालय के रूप में स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। देखो, कई जगह आपको एक डेट कंफ्यूजन करती है, वो आती है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 क्या है दोस्तों? अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, अगर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन की बात कर लेना तो उद्घाटन जहां पर आए वहां पे आप क्या बताओगे? 28 जनवरी 1950।
उद्घाटन की बात आए तब आपको 28 जनवरी 1950 बताना है। बाकी न्यायालय की स्थापना की बात आई तो आपको क्या बताना है, 26 जनवरी 1950 बताना है। इसी दिन आपका भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था। इसी दिन देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो इसका जवाब यहां से हो जाएगा ये। और अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। ये जो दोनों यहाँ न्यायालय है ये भारत के अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं थे, क्योंकि इन दोनों न्यायालयों की जो अंतिम अपील है वो ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल के अंदर की जाती थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता। अच्छा क्वेश्चन है, देखो लैंग्वेज में। पहले आप इन अनुच्छेदों की बात करो कि 45वां अनुच्छेद है, इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें पढ़ते हो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क है। तो यहां से देखो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था की कोई इतनी विशेष बात नहीं हो रही है। फिर यहां से आप क्या पढ़ोगे, यहां से आप पढ़ो अनुच्छेद 42, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें पढ़ते हो आप प्रसूति अवकाश, प्रसूति अवकाश पढ़ते हो। जो भी सरकारी कर्मचारी है महिला, उनके लिए 6 माह का उनको सवेतनिक अवकाश मिलता है उनको। और किसी भी कार्यस्थल के ऊपर महिलाओं का यौन शोषण भी नहीं किया जा सकता। ये भी आपके किस में आता है, 42 में ही आता है। कार्यस्थल के ऊपर, कार्यस्थल पर यौन शोषण नहीं हो सकता, ये भी आपके 42 में ही है। तो यहां से इसका भी कोई लिंक नहीं हो रहा। बात करें यहां से देखो अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 की बात करें ना, 44 के अंदर आप पढ़ते हो क्या, एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता इसमें पढ़ते हो। अगर अपन बात यहां से अनुच्छेद 38 की करें तो अनुच्छेद 38 के अंदर आपको जब मैटर दिया गया वो क्या दिया गया है, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना की बात की। लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना की बात की है कि राज्य समाज में हर लोगों का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कल्याण करे, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कल्याण करे, तभी एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सकती है। तभी एक लोक कल्याणकारी समाज की जो स्थापना है, वो लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब वहां हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। तो यहां से इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 38 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर यहां चले तो अगला आपका क्वेश्चन है, यहां से अगला आपका क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखो यहां से अपन बात करें कि पहली बात तो इस समय देश की प्रधानमंत्री की बात करें तो इस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यहाँ इस समय भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। 1975 के अंदर इन्होंने जो आपातकाल लगाया था वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगवाया, आंतरिक अशांति के रूप में ये आपातकाल लगवाया गया था, जो कि यहाँ अनुच्छेद 352 का भारत में एक तरह से दुरुपयोग हुआ था, दुरुपयोग हुआ था यहां से। अभी यहां बात करें आंतरिक अशांति के रूप में, देखो इंदिरा ने आपातकाल लगवाया ना। इस समय देश के यहाँ प्रधानमंत्री की बात करूं तो यहाँ पर इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ इंदिरा के द्वारा फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। इन्हीं को कहकर यहाँ देश में
आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगवाया। जो आंतरिक अशांति का आपातकाल 1975 में लगाया, जो कि 1977 तक चला था। जबकि इससे पहले की बात करूं मैं तो 1971 के अंदर भी भारत में भारत पाक युद्ध के ऊपर भारत के अंदर आपका आपातकाल लगा हुआ था, जो कि 1977 तक ही चला है। इसका मतलब भारत में पहले आपातकाल लगा हुआ था और यहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के ऊपर आपातकाल लगवाया गया। इसीलिए कहा है कि ये 352 का क्या था, एक दुरुपयोग था। इसलिए कहा है कि ये 352 का एक दुरुपयोग हुआ था भारत में, क्योंकि इंदिरा के समय यहाँ इंदिरा ने 1975 से 77 के मध्य मीडिया का भी सेंसरशिप करवा दिया था। मीडिया का सेंसरशिप मतलब यहाँ जो न्यूज वगैरह है, मीडिया को क्लोज करवा दिया था। जो भी न्यूज वगैरह है वो आउट नहीं हो, जनता तक नहीं पहुंच पाए, वो सेंसरशिप होता है। और 75 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में सेंसरशिप करवाया गया। यहाँ पे बात करें, देखो जब यह आपातकाल यहाँ से जारी हुआ, यह आपातकाल यहाँ जारी हुआ 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल जारी किया, 77 तक रहा था। तो इसी समय आपका एक 42वां संशोधन होता है 1976 में, और 42वां संशोधन यहाँ 1976 में हुआ। तो इसके तहत इंदिरा ने यहाँ दो बड़े काम किए आपातकाल से। एक तो बड़ा काम क्या किया कि आपातकाल जब भी जारी किया जाता है तो 6 महीने बाद दोनों सदनों का अनुमोदन फिर आवश्यक होता है। तो इन्होंने सदनों के अनुमोदन 6 महीने की बजाय इन्होंने अनुमोदन को 12 महीना कर दिया। यहां से जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा, वो घोषणा करने के बाद वहां दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाता है 1 माह के अंदर अंदर। और जब दोनों सदन 1 माह के अंदर अनुमोदन कर दे, उसके बाद में आपातकाल आगामी 6 माह तक आपातकाल जारी रहता है। आपातकाल आगामी 6 माह तक जारी रहता है। लेकिन इंदिरा ने यहाँ जो आपातकाल के अनुमोदन के बाद की अवधि 6 माह थी, उस 6 माह से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया, उसको 12 महीना कर दिया कि 12 महीने तक ये आपातकाल जारी रह सकता है, क्योंकि 6 महीने बाद फिर संसद का अनुमोदन जरूरी था। इसलिए इंदिरा ने यहाँ जो 6 माह का अनुमोदन था, इस 6 माह को बढ़ाकर कितना कर दिया, 12 माह कर दिया कि 12 माह बाद यहां से अनुमोदन किया जा सकेगा। इनके अलावा यहां से जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है, वो लोकसभा का कार्यकाल भी इंदिरा ने 5 वर्ष की बजाय कितना कर दिया था, 6 वर्ष बढ़ा दिया। यहाँ चुनाव होने वाले थे, लेकिन इंदिरा के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष यहाँ से कार्यकाल कर दिया था। ठीक है। इनके बाद में जो 44वां संशोधन जब हुआ 1978 में, देश में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और देश में यहाँ प्रधानमंत्री कौन बना था दोस्तों, यहाँ प्रधानमंत्री बना था आपका कौन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यहाँ से आपका भारत का क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और मोरारजी देसाई जब यहाँ प्रधानमंत्री बना था भारत का, मोरारजी देसाई जब यहाँ भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो मोरारजी देसाई की मैं बात करूं तो मोरारजी देसाई के द्वारा यहाँ इस संशोधन में क्या किया, वापस एक तो लोकसभा का कार्यकाल घटाकर इन्होंने क्या किया, 5 वर्ष किया। और यहाँ से जो 12 महीना जो अनुमोदन का टाइम दिया गया था कि 12 महीने बाद में अनुमोदन कर सकते हैं संसद, यहाँ इन्होंने वापस कितना किया, वापस 6 महीना किया। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने क्या पॉइंट जोड़ा, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण एक मंत्रिमंडल, जो आप पढ़ते हो मंत्रिमंडल, आप अगर ये बात करो कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एकमात्र अनुच्छेद है जो 352, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने प्रयोग कैसे किया, इन्होंने कहा कि अगर देश में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 जारी करेगा, तो वो जारी करने से पहले जो मंत्रिमंडल है, इसे मंत्रिमंडल की लिखित सूचना, लिखित रिपोर्ट यहां से लेगा। और मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के बाद में ही देश के अंदर 352 जारी किया जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी 352 के अंदर हुआ था दोस्तों। इससे पहले ऐसा यहाँ कोई प्रावधान नहीं था।
इसी संशोधन के अंदर कहा कि भविष्य में कभी भी आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल जारी नहीं किया जा सकेगा। और यहाँ पर इन्होंने आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र। इन्होंने सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तभी आपातकाल जारी किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के नाम पर कोई आपातकाल जारी नहीं होगा। तो यहां से अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। देखो अगले यहां से जाकिर हुसैन है, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हुई है? मृत्यु हुई है। वराहगिरी वेंकटगिरी, ये वीवी गिरी आपके राष्ट्रपति हैं, जो एकमात्र राष्ट्रपति है जो द्वितीय मतगणना से राष्ट्रपति बनने वाला कौन था? आपका वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है, वीवी गिरी जिसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर यहां से बढ़े तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पे रह सकता है। अगर आप यहां से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात कर रहे हो, यूपीएससी के सदस्य की बात, उनके कार्यकाल की बात कर रहे हो, तो उनका कार्यकाल आप कहते हो 6/65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6/65 वर्ष जो भी पहले हो, 6/65 वर्ष जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के भाग 14 के अंदर इनका उल्लेख है। तो यहां से इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष उनका पहले हो, जो भी पहले होगा कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। इसका मीन्स ये है कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में यूपीएससी का सदस्य नियुक्त हुआ है तो 50 के अंदर 6 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 56 आएगा। मतलब 56 वर्ष की आयु के अंदर वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति 62 वर्ष की आयु के अंदर नियुक्त हो रहा है तो 62 के अंदर आप 3 जोड़ते ही आपका क्या हो गया? 65 हो गया। तो यहां से उसका 65 वर्ष पहले हुआ, ना कि 6 वर्ष पहले हुआ। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो सेवानिवृत्त हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद, देखो राष्ट्रीय जो एकता परिषद है, सबसे पहले बात करें कि इस राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन है, ये गठन हुआ था 1961 के अंदर। और इस राष्ट्रीय एकता परिषद की जो अध्यक्षता करता है, इस परिषद की अध्यक्षता हमेशा भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत का प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, राष्ट्रीय एकता परिषद। और ये राष्ट्रीय एकता जो परिषद जो गठित की गई थी 1961 में, इसकी पहली बैठक जो बुलाई गई वो 1962 के अंदर इसकी पहली बैठक बुलाई गई। पहली बैठक इसको 1962 में बुलाई। इस राष्ट्रीय एकता परिषद की बात करें तो ये एक तरह से ये आपकी सरकार की एक सहायक समिति के रूप में होती है। सरकार की सहायक समिति के रूप में आपकी ये राष्ट्रीय एकता परिषद होती है। और इस एकता परिषद के अंदर क्या है, जैसे आपका जातिवाद का मामला है, इसमें आपका धार्मिक कोई मामले हैं, क्षेत्रवाद है, इनके लिए ये संघर्ष करती है आपकी कौन सी? राष्ट्रीय एकता परिषद। इस राष्ट्रीय एकता परिषद ये किसके लिए है? विशेष रूप से ये आपके जातिवाद, आपके क्षेत्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और धार्मिकता संबंधी जो मामले हैं उनके लिए ये आपकी एकता परिषद है। मतलब इनमें किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ जातिवाद वाला मामला नहीं हो, क्षेत्रवाद की क्षेत्र को लेकर किसी व्यक्ति में भेदभाव वाला काम नहीं हो,
धर्म को लेके किसी व्यक्तियों के अंदर भेदभाव वाला काम नहीं हो। तो इनके यूनिटी के लिए जो इनका मुख्य उद्देश्य है, इन कामों के में यूनिटी ही इनका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए राष्ट्रीय एकता परिषद गठित की गई 1961 में, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसकी पहली बार जो बैठक बुलाई गई थी 1962 के अंदर, इसकी पहली बार बैठक बुलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर यहां बढ़े तो अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहां कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में, राज्यों की परिषद से यहां क्या मतलब है? राज्यों की परिषद किसको कहते हो? राज्यसभा को कहते हो। किसको कहते हो? राज्यसभा को कहते हो। तो राज्य की परिषद में प्रतिनिधित्व है। तो देखो, केंद्र शासित प्रदेशों के अगर प्रतिनिधित्व की बात करें ना, राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर आपके टोटल जो सदस्य है वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। संविधान का अनुच्छेद जो 80 है, इसमें राज्यसभा के गठन की बात है। अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा के गठन की बात है, बोला अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 250 की अगर मैं बात करूं तो यहां से 238 सदस्य जो है वो भारत के जो प्लस राज्य प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से तो होंगे कितने? 238 होते हैं। इनके अलावा यहां से 12 सदस्य जो है आपके, ये 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत करता है। और ये मनोनीत करने का फंडा आपने कहां से अपना रखा है? ये आयरलैंड के संविधान से अपना रखा है। ठीक है ना? और मनोनीत करता है, उसके लिए आपने कौन कौन से बिंदु बता रखे हैं भाई? मनोनीत किसमें है? एक तो समाज सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र, एक कला, एक साहित्य और एक विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों से वो लोगों को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। यहां से जो 238 दोस्तों राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से है ना, यहाँ पे जो ये केंद्र शासित प्रदेश की मैं वर्तमान में बात करूं कि वर्तमान में राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश से जो सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेश से जो सीटें हैं, वर्तमान में कितनी हैं? 8 सीटें हैं। वर्तमान में 8 लोग केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जिनमें से देखो एक तो कहां से? दिल्ली से है। एक आपका यहां से कहां से है? एक आपका ये पुदुचेरी से है। तो एक आपका यहां से आजकल आपका J&K जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, यहां से भी आपके क्या है? राज्यसभा के अंदर सीटें हैं। अब दिल्ली से आपकी जो है वो 3 सीटें हैं, पुदुचेरी से 1 है, और आपकी जम्मू कश्मीर से भी कितनी? 4 सीटें हैं। इस प्रकार यहां से वर्तमान में राज्यसभा से अगर आपको पूछ लिया जाए कि राज्यसभा से केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें राज्यसभा में, तो 8 सीटें हैं। बोला दिल्ली से 3 है, पुदुचेरी से 1 है, और जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं। तो यहां से आपका देखो क्या हो जाएगा? यहां से आपका जवाब क्या हो जाएगा? पुदुचेरी जवाब हो जाएगा कि यहां से 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से सीटें, क्योंकि 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। मुख्य रूप की बात तो ये है। अब यहां से आगे बात करें, अगला आपका क्वेश्चन है 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया है? देखो 1990 के अंदर दिनेश गोस्वामी जो समिति गठित हुई है ना दोस्तों, अगर इसकी अपन बात करें तो भारत में आपका 25 जनवरी 1950 को भारत में आपका क्या गठित हुआ है? निर्वाचन आयोग।
भारत में जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? 25 जनवरी 1950। और इस समय ये निर्वाचन आयोग जो गठित किया गया, इसमें मैं सदस्य संख्या की बात करूं ना, तो सदस्य संख्या केवल कितनी थी? एक सदस्य था। लेकिन इस आयोग में क्या किया, 1989 में सदस्य संख्या परिवर्तित की और 1+2 बराबर कितने कर दिए? 3 कर दिए। लेकिन वापस दिनेश गोस्वामी समिति की मैं बात करूं ना, तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है, यहाँ 1990 में मैं बात करूं, तो 1990 के अंदर यहाँ वापस इसमें सदस्य संख्या कितनी कर दी? वापस सदस्य संख्या 1 कर दी जाती है। तो ये जो दिनेश गोस्वामी समिति है, ये चुनावी सुधार का मामला है। मतलब निर्वाचन आयोग के अंदर जो 89 में सबसे पहले निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था, वो केवल 1990 तक ही रहा और 1990 में 1 कर दिया। वापस 1993 के अंदर 1+2 बराबर कितना? 3 कर दिया, जो कि वर्तमान में भी आपका कितना है? 1+3 है। तो यहाँ से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनावी सुधार से। अगले क्वेश्चन की ओर यहां से बढ़े पड़े। अगला आपका अगला यहां से आपका क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? देखो 1999 में बात करें ना, तो इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे देश में? इस समय देश में प्रधानमंत्री आपके कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ बात करें प्रधानमंत्री जी, इनका कार्यकाल देखो 1998 से रहा 1999। 1999 के अंदर मात्र एक सीट के कारण इनकी सरकार यहाँ से गिर गई और फिर दोबारा से चुनाव हुआ और 1999 में इनकी सरकार बनी और ये 2004 तक, ये 2004 तक यहाँ से भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो इसी 1999 के अंदर देखो आपके, एक तो 1999 में इन्हीं प्रधानमंत्री के समय कारगिल युद्ध भी हुआ है। इसी प्रधानमंत्री के समय 1999 में क्या हुआ? कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध के ऊपर भारत ने जो विजय प्राप्त की, वो इस पर जो विजय प्राप्त की ना, वो आपके ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय के तहत इन्होंने यहाँ कारगिल युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। और 1999 में ही यहाँ पर देखो पाकिस्तान के साथ एक बस समझौता हुआ था, जो दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा शुरू हुई थी सदा ए सरहद के नाम से। तो यहाँ से देखो ये बस यात्रा जो की इन्होंने, वो यहाँ जो की अटल बिहारी वाजपेयी हो गई और इन्होंने ये बस सेवा शुरू की थी सदा ए सरहद। सदा ए सरहद नाम से ये क्या शुरू हुई है? बस सेवा शुरू हुई थी, जो कि आपकी दिल्ली से लाहौर के लिए शुरू हुई। दिल्ली टू दिल्ली टू लाहौर के लिए शुरू हुई थी। और इस समय यहाँ से जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ कौन थे? मुशर्रफ थे। पाकिस्तान के इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वो मुशर्रफ इस समय पाकिस्तान के यहाँ प्रधानमंत्री थे। इसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय बात करूं ना, तो 2001 के अंदर संसद के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ है, संसद के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था, आतंकी जो हमला हुआ है, वो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। आतंकवादी जो अफजल गुरु था, उस अफजल गुरु के द्वारा यहाँ संसद के ऊपर आतंकी हमला किया, जिस अफजल गुरु को सरकार के द्वारा 2013 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुनाई क्या? फांसी उसे दी गई थी दोस्तों। ठीक है।
अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनका जो जन्म दिवस है ना, वो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यहां से अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। देखो यहाँ भारत में पहली लोकसभा की मैं बात करूं तो 1952 से लेके 57 तक का कार्यकाल रहा, और पहली लोकसभा के अंदर आपके पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है वो प्रधानमंत्री रहे हैं। दूसरी लोकसभा के अंदर यहाँ 1957 से 62 की बात करें तो यहाँ आपके फिर पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन बात अगर यहाँ तीसरी लोकसभा की जाए, तीसरी लोकसभा का देखो टाइमिंग है 62 से लेके 67, और 62 से लेके 67 जो तीसरी आपकी लोकसभा रही है भारत की, इस तीसरी लोकसभा में देखो अगर बात करें ना तो यहाँ 1962 से लेकर 64 तक तो आपका कौन रहा है, पंडित नेहरू रहा है। और पंडित नेहरू जी की यहाँ क्या हुई है, मृत्यु 27 मई 1964 को पंडित नेहरू जी की मृत्यु हो गई। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद में तीसरी लोकसभा में सबसे पहले 1964 में यहाँ जो कार्यवाहक जो पीएम बनाया ना, वो कार्यवाहक पीएम बनाया गया है किसको, गुलजहरी लाल नंदा को बनाया। इसको यहाँ कुछ समय के लिए कार्यवाहक पीएम बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एलबीएस है, एलबीएस को 1964 में बनाया तीसरी लोकसभा में, लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी यहाँ 1966 में 10 जनवरी 1966 को जब भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद का समझौता हुआ, उस ताशकंद समझौते के अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को आपके एलबीएस की भी क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में यहां से मैं बात करूं तो 1966 के अंदर एक बार फिर से यहाँ कार्यवाहक पीएम बनाया गया है, और कार्यवाहक फिर एक बार किसको बनाया गया है, फिर एक बार गुलजहरी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया है। अभी आपकी लोकसभा ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी लोकसभा चल रही है। और इसके बाद में देखो यहाँ 1966 से 67 तीसरी लोकसभा के अंदर कांग्रेस के समर्थन से यहाँ इंदिरा गांधी को यहाँ क्या बनाया गया है, इंदिरा गांधी को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया था तीसरी लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके जो कार्यवाहक रहे हैं वो कौन थे, गुलजहरी लाल नंदा यहाँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो तीसरी जो आपकी लोकसभा है ना, इस तीसरी लोकसभा के अंदर टोटल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, 5 हो गए, क्योंकि गुलजहरी लाल नंदा ने यहाँ 2 बार कार्यवाहक के रूप में शपथ प्राप्त की है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ चले। तो अगला आपका क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके पहले अपन एक एक ऑप्शन वैसे पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है। देखो अनुच्छेद 57 में क्या है, एक ही राष्ट्रपति भारत में चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब यहाँ 57 में है क्या, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात है यहाँ से। तो राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्ष, ये अनुच्छेद 56 की बात है।
अनुच्छेद 56 की बात है, कार्यकाल की बात कर रहा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ही निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल की बात ये अनुच्छेद 54 में करता है, जिसमें कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। उसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित शामिल होंगे। और इसके अलावा इसमें और शामिल कौन होते हैं? इसके अलावा इसमें और शामिल होंगे आपकी दिल्ली और जो पांडुचेरी है, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनकी विधानसभा को भी 70वां संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया, तो वो भी शामिल हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो ये सही है कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहां से इसका जवाब हो जाएगा सी। अब इसमें एक ऑप्शन और देख लेते हैं, क्या बता रहा है। संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इस संविधान के अनुसार सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रयोग उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के सहायता से करता है। अधीनस्थ का मतलब मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 74 के अंदर यही बात कही गई है। अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता के लिए एक संघीय मंत्रिमंडल का, एक संघीय मंत्री परिषद का क्या करता है, गठन करता है दोस्तों। ओके, यहां से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां से पढ़िएगा कि सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है। यह था क्वेश्चन है कि ऐसे राष्ट्रपति भारत के जिनकी मोम की एक प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है। तो यहां से देखो इसका जवाब हो जाएगा देश का एकमात्र मिसाइल मैन जो राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम। देश के एकमात्र क्या कहोगे, देश के एकमात्र मिसाइल मैन, देश के एकमात्र जो मिसाइल मैन राष्ट्रपति हैं, देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं, देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। और इनकी बात की जाए तो इनकी जो आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो विंग ऑफ फायर है। विंग ऑफ फायर इनकी क्या है, आत्मकथा है, जिनको आप अग्नि के पंख कहते हो। क्या कहते हो, अग्नि के पंख। अग्नि के पंख जिसे आप कहते हो विंग ऑफ फायर। ये विंग ऑफ फायर क्या है, आपके एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। इनका जन्म दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को आता है, क्योंकि 15 अक्टूबर 1931 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस के ऊपर प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर का कौन सा दिवस आता है, विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी दिवस इनके जन्म दिवस के ऊपर प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से इसका जवाब हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन यहां से चले। तो अगला आपका यहां से प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहां से देखो
ये राज्यसभा के जो सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है ना, वो आपके यहाँ से कौन सा हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से आपकी क्या ली गई है, राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया है। जो राज्यसभा है वो आयरलैंड है। इस आयरलैंड में आप क्या पढ़ते हो कि 12 सदस्य क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये यहाँ से आपकी क्या है, नामांकन की प्रक्रिया की बात की गई है, ठीक है। जबकि राज्यसभा के अंदर में बात करूं ना, इसके निर्वाचन की बात कर लेना, निर्वाचन जो तरीका है वो निर्वाचन तरीका कहाँ से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका। चुनाव जो शैली है वो चुनाव शैली कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। आगे यहां से और बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त बैठक की बात करो तो ये देखो अनुच्छेद आता है संविधान का कौन सा, 108। 108 के अंदर क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। और ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, देश का राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आज तक बात करें संयुक्त अधिवेशन की, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कितनी बार, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, ठीक है। और इस संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है ना, तो इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसकी अध्यक्षता। तो यहां से इसका जवाब क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है यहां से आपका कि 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। देखो यहां से अपन बात करें ना दोस्तों, तो ये जो एक बीपी मंडल आता है, बीपी मंडल, और ये बीपी मंडल है, ये इसका गठन हुआ है 1978। इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। देश के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के समय ये बीपी मंडल 1978 में गठित हुआ है। और ये 1978 के अंदर जो बीपी मंडल गठित हुआ है मोरारजी देसाई के समय, मोरारजी देसाई के समय 1978 के अंदर जो बीपी मंडल गठित हुआ है, ये बीपी मंडल गठित हुआ था किसके लिए, ये एक तरह से दूसरा पिछड़ा वर्ग है भारत का, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। और ये पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने के लिए ये आयोग गठित हुआ था 1978 में। और इसका जो पहला असेंबली जो बुलाई गई थी, पहली जो सभा बुलाई गई है, वो सभा यहाँ 1929 में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो की है ना, वो अध्यक्षता करने वाला ये व्यक्ति था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन था, बीपी मंडल। ये बीपी मंडल की मैं बात करूं ना, तो इसका नाम है बिंदेश्वरी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और ये बिंदेश्वरी प्रसाद जो मंडल है, ये बिहार से इस समय क्या था, ये बिहार से सांसद था, ये बिहार से सांसद थे। और इसकी अध्यक्षता के अंदर ये दूसरा पिछड़ा वर्ग जो है आयोग ये गठित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आरक्षण प्रदान करना है। इसी बीपी मंडल के तहत में बात करूँ ना बच्चों, तो इसी के तहत 1990 के अंदर जब वीपी सिंह की सरकार थी, विश्व प्रताप सिंह की सरकार थी, तो यहाँ से इसी के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है केंद्र की भर्तियों में। जो ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया गया है,
तो ओबीसी को 27% आरक्षण इसी बीपी मंडल के तहत 1990 में जो विश्व प्रताप सिंह की सरकार थी उनके समय दिया गया। जबकि ये बीपी मंडल गठित हुआ है वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में। इससे पहले बात करूं ना, ये तो दूसरा पिछड़ा वर्ग हो गया। अगर पहले पिछड़े वर्ग की बात करें ना, कि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था? वो था काका कालेलकर। काका कालेलकर, ये काका कालेलकर है। ये काका कालेलकर ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये 1951 के अंदर गठित हुआ था दोस्तों, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और ये जो पहला पिछड़ा वर्ग काका कालेलकर है, ये बाद में कुछ समय बाद में क्या हो गया था? असफल हो गया था। ठीक है, जबकि यहाँ बीपी मंडल के तहत यहाँ आरक्षण प्रदान किया गया था। ये हो गया आपका बीपी मंडल। ओके, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर यहां से बढ़े। तो अगला आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात अभी हमने कर ली है। ये अनुच्छेद 80 की बात कर रहा है और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात कर रहा है। तो कितनी हो सकती है? 250, जिसमें आपने अभी बात कर ली कि 238 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन की चर्चा पीछे ही की है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ, और यह है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये देखो, नहीं है की बात कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 कथन तो सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला पॉइंट है कि यह सभी व्यक्तियों को और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की बात प्रेरणा देता है, मतलब स्वतंत्रता देता है। यह संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 25 के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हो क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की क्या पढ़ते हो? स्वतंत्रता। और उसी अंतःकरण की स्वतंत्रता में ये पॉइंट आता है। इसका मतलब ये बिंदु तो आपका क्या है? सही है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। ये भी सही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ये यहीं से आप कह दोगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यहाँ का कोई राज्य धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अगला पॉइंट बात करते हैं, यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो देखो, धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक भी लगाता है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। ये आप अनुच्छेद 25 भी पढ़ते हो, अनुच्छेद 15 भी पढ़ते हो, अनुच्छेद 16 भी पढ़ते हो कि यहाँ से धर्म के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर सकते नौकरियों में। यहाँ शिक्षा के अंदर भी आप धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो, ऐसा किया गया यहाँ। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि शिक्षा में भेदभाव नहीं करेंगे और यहाँ नौकरियों में नहीं करेंगे। तो यहाँ भेदभाव पर रोक लगाता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा रहा है, बिल्कुल ये भी बात सही है। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, मतलब राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। तो ये बात यहाँ से क्या है कि धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से नहीं रोक सकता संविधान। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा? ये संविधान के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या है? गलत पॉइंट है। बाकी यहाँ से ये भी सही है, ये आपका दूसरा पॉइंट भी सही था और आपका ये तीसरा बिंदु भी सही था। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। यहाँ तो अगला आपका क्वेश्चन है, और अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है भाई आपका, और ये क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन
देखो संविधान संशोधन आपके भाग 20 में है। भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन है, जिसमें आप पढ़ते हो अनुच्छेद 368। और 368 में आपके संशोधन के जो प्रकार है वो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। 368 में संशोधन के 2 प्रकार हैं, और 2 कौन सा है? एक तो आपका विशेष बहुमत से, एक तो आपका क्या है, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकते हो। और एक दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका आता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, आधे से अधिक राज्यों का, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। वैसे संविधान में संशोधन की बात करें ना, कि संविधान में संशोधन, तो संविधान में तो संशोधन के प्रकार कितने आते हैं? संविधान में संशोधन के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। लेकिन अनुच्छेद 368 की बात करूं मैं, तो यहाँ 2 प्रकार है। एक तीसरा प्रकार जो आता है वो कौन सा आता है आपका? साधारण, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन आता है। ठीक है। और ये संशोधन आप करते हो कहाँ हो? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर ये संशोधन करते हो, और अनुच्छेद 4 के अनुसार करते हो, ना कि 368 के अनुसार। ठीक है। तो 368 के अनुसार नहीं करते हैं, तो मतलब साधारण बहुमत से करते हैं, 2 और 3 में संशोधन करते हैं। तो ठीक है। वैसे 300, और ये संविधान संशोधन का जो हमने सिस्टम है, ये भारतीय संविधान में कहाँ से अपना रखा है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से हमने ये संविधान संशोधन अपनाया है दोस्तों। ठीक है। बाकी यहाँ से आपके भाग 18 है, इसमें आपके आपातकाल की बात की। किसकी बात है? आपातकाल की बात है, जो कि 352 से लेके 360 तक आपकी आपातकालीन शक्तियां हैं। 352, 56, 60 है। ठीक है। जो आपातकालीन शक्ति आपने कहाँ से अपनाई है? जर्मनी के संविधान से। जबकि वित्तीय आपातकाल से कहाँ से अपनाया है? अमेरिका के संविधान से अपनाया। ठीक है। यहाँ भाग जो 10 है ना, इस भाग 10 के अंदर आपके यहाँ अनुसूचित, अनुसूचित व, अनुसूचित व यहाँ आपके अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के बारे में यहाँ से कुछ प्रावधान है। ठीक है। भाग 13 है। इस भाग 13 के अंदर ये आपका अनुच्छेद 244 और 244 क्या आता है? इस भाग 13 के अंदर आपका क्या है? इस भाग 13 के अंदर आपका राज्य और केंद्र के मध्य व्यापार संबंधी बातें हैं। राज्य और केंद्र के मध्य व्यापार संबंधी बातें आपकी भाग 13 के अंदर आती है। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। और अगली क्लास अपनी यहाँ से टॉप एमसीक्यूज क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास 8वीं क्लास से, और रेगुलर अपनी ये क्लास रहती है दोस्तों। और इसकी जो पीडीएफ है आप यूसीसी एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हो। और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करिएगा। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।